हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन माय चैनल द क्रिकेटर टॉप्स। और आज बात करेंगे जो इंडिया और न्यूजीलैंड का थर्ड ओडीआई हुआ इंदौर में। अम, जो पूरा टेम्पलेट अभी तक चलता आ रहा है, इंडियन बैटिंग जैसे परफॉर्म कर रही है, जिस तरीके से इंडिया गेम चल खेल रही है और जिस बेसिस पे जीत रही है, अपने उसी हैबिट पे वो लोग जीत रहे हैं जो उनका हैबिट है, बड़ा स्कोर लगाने का फर्स्ट इनिंग्स में। वही सेम हुआ इस गेम में भी। और एक टाइम पे लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड क्लोज जाएगा और एक जो वैसा फर्स्ट मैच हुआ था वैसा कुछ मैच शायद हमने देखने मिले लास्ट ओवर थ्रिलर पर। लॉर्ड ठाकुर ने पूरा गेम पलट के रख दिया एक ही ओवर में। तो शुरू से शुरू करते हैं। पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और उन्होंने बॉलिंग चूज की, जो कि ठीक भी था एक तरीके से, पर कंसिडरिंग जिस तरीके की फॉर्म चल रही है इंडियन बैटिंग ऑर्डर की, आप गलत डिसीजन बोलोगे। पर दूसरी तरफ अगर आप देखो न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड चेस करते हुए, तो उस हिसाब से आप कहोगे कि ठीक भी डिसीजन था। पर आई थिंक आपको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी जो रीसेंट फॉर्म है इंडियन बैटिंग ऑर्डर की। टॉप थ्री फायर कर रहे हैं बिल्कुल। और उनकी जिस तरह की फॉर्म है वो देखते हुए आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए था कि वो मोस्ट लाइकली है कि इंडिया 350 प्लस लगाएगा पहले बैटिंग करके। क्या आप चेस कर लोगे इतने रन? ये आपको सोचना था। तो अभी तक आपकी बैटिंग चली तो है नहीं। तो आई थिंक ये रिस्की डिसीजन था न्यूजीलैंड का। उनको टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। अगर वो 300 भी बनाते तो एक गेम देखने मिलती, क्योंकि कोई भी टीम जब वो 300 चेस करते हैं, बेशक आप कहो कि 300 350 जितना नहीं होता या 380 300, पर स्टिल 300 रन्स काफ़ी होते हैं। और उसमें जब विकेट्स जाते हैं मिडिल में, जो कि जाएंगे ही, 50 ओवर की गेम बहुत लंबी होती है, तो एक पैनिक आता है चेजिंग साइड में। और आप देखते हो कि कहीं न कहीं आप मुश्किल में डालते हो चेजिंग टीम को। तो वही उन्हें करना चाहिए था। गलत डिसीज़न था उनका पहले बॉलिंग करने का, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो। उसके बाद फिर वही रोहित और शुभमन गिल ज़बरदस्त फ़ॉर्म में हैं। दोनों ने 100 लगाए और पहली विकेट ही 200 के पार गिरी। ज़बरदस्त रन रेट था इंडिया का। एक टाइम पे लग रहा था वो 400 रन्स बनाएँगे, शायद सवा 400 भी बना दें, अगर ऊपर के 3 प्लेयर में से या रोहित या शुभमन में से कोई लास्ट तक खेलता है। पर फिर विकेट गिरा रोहित शर्मा का 212 पे, 27वें ओवर की पहली बॉल पे 26.1 में। उसके बाद फिर शुभमन गिल आउट हुए 230 पे। तब तक भी रन रेट ज़बरदस्त था। फिर ईशान किशन, विराट कोहली क्रीज पे थे। कोहली अच्छा खेल रहे थे, आते ही उन्होंने बाउंड्रीज लगाई। इंटेंट के साथ आए थे वो, रन्स करने देख रहे थे आते ही, जो कि अच्छी बात है क्योंकि रन रेट आपको मेंटेन भी करना था उस टाइम पे। रन रेट चल ही ऐसा रहा था कि आप नहीं चाहोगे कि जब तक आपकी ज़्यादा विकेट्स गिरें कि रन रेट कम आए या नीचे आए। आप चाहोगे कि जब तक विकेट्स आपके हाथ में है, रन रेट ऐसे ही मेंटेन करा जाए, और वही किया उन्होंने। ईशान किशन फिर आए दूसरी विकेट गिरने पे, 24 में 17 किया उन्होंने। शुरू में बॉल पी रहे थे, पर कुछ बाउंड्रीज करके उन्होंने फिर भी अपना ठीक कर लिया स्ट्राइक रेट थोड़ा बहुत। शुरू में तो बहुत ही मंदा वो खेल रहे थे। फिर सूर्या आए ईशान किशन के आउट होने पे, रन आउट हुए वो। अ, पता नहीं किसकी गलती है, पर फिर भी उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस किया ईशान किशन ने विराट कोहली के लिए, तो और वैसा होना भी चाहिए था। उसके बाद सूर्या आए, उन्होंने आते ही वो अच्छी फॉर्म में लग रहे थे। लग रहा था वो लंबे रन्स करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर कोहली आउट हुए। एक वो जो शॉट खेलते हैं अपनी मिड ऑफ के ऊपर, बैट को थोड़ा स्लाइस करके मिड ऑफ के ऊपर उस बॉल को डालने की कोशिश करते हैं, ठीक से आई नहीं बैट पे। और मिड ऑफ की उन्होंने मिड ऑफ के फील्डर ने वो बॉल कैच की अपने आर्म्स रेस करके। तो कहीं न कहीं वो अगर आउट नहीं होते उस टाइम पे, तो शायद 400 ज़रूर इंडिया लगाती अपनी इनिंग्स में। उसके बाद फिर हार्दिक आए और फिर हार्दिक सूर्या थोड़ी देर रहे, फिर सूर्य कुमार यादव आउट हुए। और फिर कहीं न कहीं एक था कि अब शायद रन रेट गिरेगा और अब 400 शायद बहुत दूर लगने लगे थे। फिर सुंदर और हार्दिक थोड़ी देर खड़े हुए, फिर सुंदर आउट हुए। फिर ठाकुर आए और उन्होंने जब वो जो पार्टनरशिप हुई हार्दिक पांड्या और ठाकुर के बीच में, उसने कहीं न कहीं कुछ मोमेंटम डाला वापस इंडियन इनिंग्स में। और शार्दुल ठाकुर ने 17 बॉलों में 25 किए और हार्दिक तो काफ़ी आगे तक खेले उनके बाद उनके आउट होने के बाद भी। उन्होंने 38 बॉलों में 54 करे और कहीं न कहीं हार्दिक की बदौलत ही हम लोग 50 ओवर में 385 तक पहुँचे। आई थिंक 49वें ओवर में शायद हार्दिक आउट हुए थे। तो 385 तक हम लोग पहुँचे थैंक्स टू स्पेशली हार्दिक पांड्या। और रॉड ठाकुर ने भी ठीक-ठाक हाथ खोले अपने, तो उनकी कंट्रीब्यूशन भी अच्छी थी उस टाइम पे, कंसिडरिंग कि क्या सिचुएशन चल रही थी।
पर स्पेशली हार्दिक ने 38 बॉलों में 54 किए। मैं हमेशा बात करता हूँ कि आई थिंक इस टीम में रोल उनका है फिनिश देने का, हर इनिंग्स में। और कोशिश उनकी यही होनी चाहिए कि शुरू में आते ही बेशक वो टाइम लें, जैसा कि उन्होंने इस इनिंग्स में भी लिया, पर एक 50, 60, 70 वो करें, एक लंबा स्कोर करें। अगर ज़्यादा ओवर्स उनको मिलते हैं तो 80, 100 भी उनकी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है करने की, जिस तरीके की उनकी क्रिकेट है तेज़ खेलने की। तो वैसी क्रिकेट होनी चाहिए और उनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो रेगुलर फिनिश देंगे इस इंडियन टीम को। क्योंकि होता क्या है, चल क्या रहा है अभी, कि ऊपर के ही प्लेयर जो लंबे स्कोर करते हैं, जैसे रोहित, शुभमन या कोहली, उन्हीं के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पूरे 50 ओवर खेलें, और लास्ट में फिनिशिंग किक देने का भी काम उन्हीं का होता है। अच्छा स्टार्ट देने का भी काम उनका, मिडिल में रन रेट अच्छा रखने का काम भी उनका, पूरे मिडिल ओवर खेलना वो भी काम उनका। तो इतना भी बोझ उनके ऊपर डालना सही नहीं है। कहीं न कहीं आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। उसके बाद फिर न्यूज़ीलैंड आई, फिन एलन, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कंसिस्टेंसी नहीं है उनके पास। वो उनको मैंने कभी देखा ही नहीं है चलते हुए, बहुत रेयरली। वो आउट हुए जल्दी, हार्दिक पांड्या ने चलता किया उन्होंने उनको, फिर हेनरी निकोल्स आए और कॉनवे और निकोल्स के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। पहला विकेट आपका गिरा था, पहला विकेट 0 पे ही गिर गया था आपका। उसके बाद दूसरा विकेट 106 पे गिरा फिर हेनरी निकोल्स का, तो एक अच्छी पार्टनरशिप हुई हेनरी निकोल्स और डेविन कॉनवे के बीच में। फिर निकोल्स आउट हुए आपके 40 में 42 करके। फिर मिचेल आए, मिचेल और कॉनवे के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। कॉनवे अच्छा खेल रहे थे, हेनरी निकोल्स वाली पार्टनरशिप में भी उन्होंने अच्छे रन्स किए, छक्के मारे, बाउंड्रीज लगाई। फिर मिचेल के साथ भी जितनी भी देर मिचेल उनके साथ खड़े हुए थे, अ, फिर डैरिल मिचेल आउट हुए, 31 बॉलों में 24 किए उन्होंने। लॉर्ड ठाकुर ने उनको आउट किया। कहीं न कहीं वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, पर क्लियरली आई थिंक शो हो रहा था कि एज थोड़ा बहुत लगा है उनके बैट से या ग्लव्स से, जैसे भी, तो ऐसा कुछ था। अ, उसके बाद फिर लेथम आए, लेथम को चलता किया फिर हर लॉर्ड ठाकुर ने, और लेथम तो तुरंत ही आउट हो गए थे बिल्कुल। फिर ग्लेन फिलिप्स आए, उनको चलता किया लॉर्ड ठाकुर ने फिर से। और फिर कॉनवे, जो कि बहुत ज़बरदस्त खेल रहे थे, 100 बॉलों में 38 रन कर दिए थे उन्होंने। वो फिर आउट हुए 230 पे, और 230 उस टाइम पे 31.4 ओवरों में लगा दिया था न्यूज़ीलैंड ने। पूरे-पूरे चांस थे उनके, अगर विकेट्स उनके पास होती तो। अनफॉर्चुनेटली वो टाइम टू टाइम विकेट्स अपनी गँवा रहे थे। आई थिंक जो और प्लेयर्स थे उनको कॉनवे के साथ खड़ा होना था केवल, और वो अगर रन बॉल भी खेलते और कॉनवे उधर से दूसरे एंड से अपने जिस भी साइड से खेल लेते 125-130 के, वैसे भी अगर पार्टनरशिप्स चलती, तो भी ये गेम न्यूज़ीलैंड कहीं न कहीं क्लोज़ ले जा सकती थी, पर हुआ नहीं ऐसा, और कॉनवे आउट हुए। फिर उसके बाद ब्रेसवेल और सेंटनर के बीच में एक थोड़ी पार्टनरशिप हुई, और लग रहा था कि ये पार्टनरशिप शायद क्लोज़ अब ले जा सकती है। 130-140 रन थे, ये दोनों थे, और अच्छे खासे ओवर पड़े हुए थे इनके पास, 15-16 ओवर थे आराम से। और ब्रेसवेल की जिस तरीके की क्रिकेट हमने देखी है, वो ज़बरदस्त प्लेयर है, वहाँ से वो जिता सकते थे आराम से, अगर 47, 48, 45 ओवर तक भी वो खेलते। सेंटनर अच्छा उनका साथ देते, और सेंटनर खेले भी उसके बाद, उनके आउट होने के बाद। ब्रेसवेल को आउट किया था कुलदीप ने। वो आगे बढ़ के शॉट खेलना चाह रहे थे, डाउन द लेग वाइड बॉल डाली, या शायद पैरों के बीच से निकल गई, बट डेफिनिटली हिप के पीछे वो बॉल डाली थी कुलदीप ने। बहुत अच्छी सोच, और उनको स्टंप आउट किया ईशान किशन ने। तो वो आई थिंक कहीं न कहीं वहाँ से गेम पलटा, क्योंकि ब्रेसवेल के बाद फिर सेंटनर ही अकेले बचे थे। रन्स इतने ज़्यादा थे उस टाइम कि अकेले प्लेयर से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो इतने रन्स करना। तो वो डेफ़िनेटली एक टर्निंग पॉइंट था गेम का। तब तक न्यूज़ीलैंड गेम में थी। उसके बाद फिर सेंटनर ने 1-2 शॉट लगाए, पर दूसरे एंड से विकेट गिर रहे थे, और फिर वो खुद भी आउट हुए। तो पहले ही आप, इतना अच्छा रन रेट था न्यूज़ीलैंड का, अब मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ उनका। 41.2 में 295 रन किए उन्होंने। अभी भी उनके पास लगभग 9 ओवर पड़े थे। 52 बॉल अभी भी उनके पास पड़ी थी, और 90 रन उन्हें चाहिए थे, 10 का रन रेट। तो
आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर वो पूरे ओवर खेलते तो शायद जीत भी जाते। तो वही मैं कह रहा था कि ब्रेसवेल और सैंडर की जो पार्टनरशिप थी, वो अगर 45-40 ओवर तक भी खेलते दोनों, तो बहुत क्लोज़ जाता ये गेम। पर चलिए अच्छी कमबैक करी। इंडिया ने रेगुलर विकेट्स लिए और वही होता है चेज़ में, मैंने पहले भी कहा था कि गलती कर दी न्यूज़ीलैंड ने। उन्हें पहले बैटिंग ही लेनी थी और वो अगर 290-300 भी करते तो एक क्लोज़ गेम होती। क्लोज़ गेम फिर भी बना ही, डेविन कॉनवे ने रन्स किए, उन्होंने बढ़िया 100 बॉलों में 38 रन। पर जैसे कि हमने कहा, अगर ये न्यूज़ीलैंड बैटिंग अभी तक चली नहीं थी इस सीरीज़ में, और वही हुआ, आज भी वो उसी की वजह से हारे। लेथम पूरी सीरीज़ में नहीं चले, ग्लेन फिलिप्स पूरी सीरीज़ में नहीं चले, जिनसे एक्सपेक्टेशन थी। इन प्लेयर्स से एक्सपेक्टेशन थी कि वो अच्छा करेंगे। कॉनवे भी नहीं चले पहले 2 गेम में, इस गेम में वो चले, लग रहा था शायद जिता देंगे, पर उनको सपोर्ट नहीं मिली और फिर वो खुद भी आउट हो गए। तो ये लोग जो था इस गेम का। बाकी अब नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ होगी, ज़बरदस्त सीरीज़ होगी। और एक चीज़, आज न्यूज़ीलैंड को 3-0 से हरा के इंडिया रैंकिंग्स में नंबर 1 आ गई है ओडीआई की। टी20 में भी नंबर 1, वनडे में भी नंबर 1, इससे पहले भी नंबर 1 थे हम। पर हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे हैं, टूर्नामेंट्स नहीं जीत रहे हैं। वो कहीं न कहीं चिंता का विषय है। एशिया कप भी हम लोग नहीं जीते। आई मीन कम से कम एशिया कप तो आप एक्सपेक्ट करते हो, कोई टीम ही नहीं है टक्कर की तो। पर देखते हैं, इस साल एशिया कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप है। होपफुली इस साल, ये साल शायद वो साल हो जब हम कोई ट्रॉफी उठाएँ, स्पेशली वर्ल्ड कप की, कंसिडरिंग कि इंडिया में ही होने वाला है इस बार और इतनी अच्छी पिचेस मिलेंगी शायद आपको खेलने के लिए। तो बैटिंग अगर आपकी चलती है तो डेफिनिटली आप कॉम्प्रिहेंसिवली हरा सकते हो जो एवरेज टीम है थोड़ी। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। हाँ, मिलेंगे फिर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में। बाकी तब तक जो वुमेन क्रिकेट में मैच चल रहे हैं, अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप, या फिर ट्राई सीरीज़ जो चल रही है वुमेन की सीनियर टीम की, और फैब में जो वर्ल्ड कप होने वाला है सीनियर वुमेन्स का, वुमेन टी20 वर्ल्ड कप, वो सारा मैं कवर कर रहा हूँ और करूँगा उस वर्ल्ड कप को भी। तो ये सारे गेम्स मैं कवर कर रहा हूँ, सारी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। So consider subscribing to my channel and turn on the notification by pressing that bell icon, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक ज़रूर मेरी वीडियो पहुँचे। चलते हैं फिर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।